नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। दुनिया में बहुत सारे ऐसे रोग हैं जहां पर आज के समय में आयुर्वेद और एलोपैथिक इन दोनों के मिश्रण से चिकित्सा दिया जा रहा है और इस प्रोसेस से काफ़ी लोग काफ़ी ठीक हो रखे हैं और बड़े बड़े भयानक समस्या में आयुर्वेद और एलोपैथिक दोनों के मिश्रण चिकित्सा से बहुत अच्छा रिजल्ट दिखते हैं। लेकिन एक रोग जिसका नाम है ज्वर यानी बुखार, यहीं जाकर के पेच अटकता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? आखिर एलोपैथिक दवाई बुखार में उतना काम क्यों नहीं करता? यानी शरीर जिस कारण से बुखार शरीर में उत्पन्न होता है उसकी जो मुख्य जो अवधारणा है शरीर का, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि एलोपैथिक का जो कॉन्सेप्ट है हमारे शारीरिक जो चक्र है डिटॉक्सिफाई का, क्या उस प्रक्रिया को एलोपैथिक वाले नहीं समझ पा रहे? ये कारण क्या है? अब आप अगर देखोगे एलोपैथिक में जो कुछ भी मेडिसिन दी जाती है वो क्षणिक लाभ के लिए, यानी आपको बुखार हो रहा है तो जाओ और कुछ मेडिसिन खाओ, कुछ भी खाओ जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया। बहुत सारी कंपनी और बहुत सारे मेडिसिन है तो नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। वो दवाई खाने के बाद आपको लगता है कि भाई बुखार से मुझे निजात मिल गया, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि वही आपकी संतुष्टि आने वाले विगत समय में आपके लिए बहुत भयावह और बहुत डेंजर अन्य समस्याओं को लेकर के आता है। या हमें उस ज्वर जो शरीर में जो ताप उत्पन्न होता है, जो बुखार उत्पन्न होता है, इसको समझना बड़ी जरूरी है। और आयुर्वेद का जो अपना कॉन्सेप्ट है ज्वर को समझने के लिए, उसका बहुत परफेक्ट विचार है और उसका पकड़ ज्वर के ऊपर बहुत परफेक्ट है। चाहे आप चरक संहिता लो, चाहे आप सुश्रुत संहिता लो, चरक ने तो इस ज्वर के लिए इतनी अच्छी निदान और बता रखा है निदान कि पूछो मत। अगर आप पढ़ोगे बहुत आनंद आएगा। आप कहोगे यार वाकई में हमें एलोपैथिक दवाई तो इसमें खाना ही नहीं चाहिए। तो यहां आपको समझना बड़ी जरूरी है कि आखिर बुखार क्यों होता है शरीर में। वैसे आपने सुने होंगे, आप सब कुछ इस राम कहानी को जानते ही हो, लेकिन इस चीज को जो मैं अभी आपको बताना जा रहा हूं उसको समझना आपके लिए थोड़ा जरूरी है। एक्चुअली ऋतु 6 होते हैं, उनमें से जो मध्य ऋतु है वो 3 मान लो। 2-2 ऋतु के हिसाब से अगर चलेंगे तो 3 ऋतु है जहां मौसम का परिवर्तन होता है। सबसे पहला अगर हम लेंगे उसका नाम है वसंत ऋतु। ये कब आता है? जब सर्दी यानी शीतकालीन समय समाप्त हो जाता है तो वसंत ऋतु आता है, ठीक है। और दूसरा, जब गर्मी खत्म हो जाती है तो शरद ऋतु आती है। ये 2 मौसम के बीच में आने वाला जो ऋतु है वहां हमारे शरीर को थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई करने का प्रयास करता है। अब देखो, हमने हेमंत आदि ऋतुओं में जो कुछ भी खाया, जैसे कुछ भी व्यवहार किया, यहाँ बहुत सारे कफवर्धक पदार्थों का हमने सेवन किया। खूब ठंडी पड़ रही है, सर्द का मौसम होता है, तरह तरह के पकवान आदि यहाँ पर खाया जाता है क्योंकि हर चीज़ें पच जाती है तो हैवी प्रोटीन शरीर में खूब बनता है। काफ़ी सारे, क्योंकि जो कफ के जो सारे सिम्टम्स है उसको थोड़े थोड़े लेते हुए हम सर्दियों में आगे बढ़ते हैं। जब सर्दी का मौसम खत्म होकर के जैसे ही वसंत ऋतु आता है, जब गर्मी का समय शुरू होता है, सूर्य की जो दीप्यमान जो ताप है वो जब हमारे शरीर में जब आता है तो उस वक्त हमारा शरीर प्रकृति के बदलते इस ऋतु चक्र के साथ एडजस्ट होने का प्रयास करता है। जब प्रयास करता है तो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा कफ या एक्स्ट्रा जिसे हम प्रोटीन कह सकते हैं, उस प्रोटीन को अब शरीर क्या करेगा? उसको तोड़ने का, पिघलाने का प्रयत्न करता है। और इसी प्रयत्न के कारण और फलस्वरूप हमारे शरीर में ताप उत्पन्न होता है। ज्वर किसको बोलते? सामान्यतः
शरीर जो रस वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस, मांस वह जितने भी ये धातु बहने वाली जो स्थान है, कफ पित्त वायु आदि, और हमारे साथ में मनोगत वेग जिन नसों से होते हुए विचरण करते हैं, उन सभी में जो ताप उत्पन्न हो उसे वाकई में ज्वर बोलते हैं। तो यहाँ ताप उत्पन्न करके हमारा शरीर के अंदर विद्यमान एक्स्ट्रा फैट या एक्स्ट्रा प्रोटीन जो आगे आने वाले समय में, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आना है, तो सर्दी में जो कुछ भी शरीर ने सर्दी के मौसम में जो एक्सेप्ट किया, जो हमने धारण किया, उसको तो निकालना है ना। शरीर गर्मी के लिए शरीर का तैयारी करता है। अब यहाँ पर हो गया आपको ज्वर यानी बुखार हो गया। इस बुखार को हम और आयुर्वेद प्राकृत ज्वर के जानता है। दोस्तों, प्राकृत और विकृत दो तरह के बुखार आयुर्वेद मानता है। प्राकृत ज्वर यानी कि यहाँ पर प्रोटीन को गर्मी के समय में शरीर को सर्दी से निकाल के गर्मी जो मौसम है, यानी अब जो गर्मी का जो मौसम आ रहा है, इसके लिए शरीर को तैयार करने की जो प्रोसेस है, उस दोनों ऋतु के बीच में एक बार शरीर हीट होगा, क्योंकि डिटॉक्सिफाई करना है। तो वो जो बुखार है वहां पर आप हो जाते हो परेशान, शरीर आपका तापमय हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास चले गए, उनका तो उन्होंने क्या करना, आपको कुछ दवाई दे दिया। कौन सा दवाई? जो कि आपके शरीर के उस ताप को खत्म करे। ध्यान देना, वो ताप क्यों आ रहा था आपके शरीर में? क्योंकि शरीर में जो कफ को बढ़ाने वाला, सर्दियों में जो कुछ भी आपने आपके शरीर में जो बढ़ा था उसको निकाल के अब गर्मी के लिए शरीर को तैयार कर रहा था हमारा शरीर। लेकिन आपने कहा कि ना भाई ना, हमें जरूरत नहीं है, बस हमें कष्ट मत दो। तो सर्दी में आपने जो दवाई खाया, बुखार तो खत्म हो गया, बट सर्दी की कुछ प्रोटीन और कुछ ऐसे चीजें आपके शरीर में अभी है, बाहर नहीं निकला। गर्मी मौसम शुरू हो गया, जब गर्मी खत्म होगा उसके बाद वसंत ऋतु आएगा। गर्मी के वक्त जो है हमारे जो पानी है, हमारे जो वनस्पति है, वो सारे अम्लीय गुण वाला होता है, अम्लीय गुण वाला होता है, जो पित्त प्रकोप को बढ़ाता है, शरीर में पित्त वाली स्थितियों को उत्पन्न करता, पैदा करता है, शरीर के अंदर गर्मी को पैदा करता है। तो यहाँ पर शरद ऋतु में, हाँ जी, शरद ऋतु में एक बार आपको फिर बुखार आएगा। उस वक्त आपका शरीर उस शरीर से पित्त को बाहर निकालने का प्रयास करता है। वसंत ऋतु में आपका शरीर कफ को बाहर निकालने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से और एक आता है दोस्तों उस बीच में वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में भी बुखार आता है और वह बुखार भी एक प्रकार से प्राकृत ज्वर ही उसको माना। हालांकि चरक ने माना है कि बरसात में आने वाला जो बुखार है वो हालांकि है तो प्राकृत, लेकिन ये थोड़ा कष्ट साध्य, क्योंकि यहाँ पर आपका शरीर पित्त को सफाई करने का प्रयास करता है और वो जो है वायु का समय है, वर्षा ऋतु वायु का। तो इस हिसाब से तीन दोष, जहां वसंत में शरीर कफ को निकालता है, शरद में शरीर पित्त को निकालता है और अंत में वर्षा ऋतु में शरीर वायु को निकालता है। हालांकि उस समय गर्मी का मौसम होता है। तो यह थोड़ा कष्ट साध्य वर्षा ऋतु के ज्वर को बताया है। इस तीन ऋतु में उत्पन्न होने वाला जो ज्वर है, जो बुखार है, उस बुखार में आपको किसी प्रकार का कोई मेडिसिन नहीं, चरक बताते हैं यहाँ सबसे उत्तम इलाज यही है कि लंघन किया जाए। क्या लंघन? यानी व्रत उपवास। इन समय में कुछ न खाना ही आपके बुखार का सबसे बढ़िया इलाज है, क्योंकि ऐसा करने से आपके स्रोतगत जितने भी जो टॉक्सिन है, क्योंकि उस टॉक्सिन को शरीर बाहर निकालने के लिए यहाँ पर हीट पैदा कर रहा है। आपको चाहिए कि शरीर के इस विशिष्ट कार्य में सहभागी होकर के उसको सहयोग प्रदान करें। शायद हमारे अंदर उस सहयोग भावना नहीं है, इसलिए हम खुद को ही हम यहाँ पर धोखा दे रहे हैं हमारे शरीर को। ठीक है ना? तो एलोपैथिक दवाई कम से कम प्राकृत ज्वर में, विकृत ज्वर की मैं बात नहीं कर रहा हूं,
विकृत ज्वर में लंघन नहीं बल्कि किस कारण से ज्वर हो रहा है, यहाँ पर ज्वर के तमाम कारण है। विशेष करके अगर हम प्राकृत ज्वर की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, आपको ये इसमें बहुत नॉलेज मिलेगा और नोट करते हुए भी जाइए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो मुझे बुखार हो रहा है वो प्राकृत है या विकृत है? तो यहाँ आपको समझना होगा कि प्राकृत ज्वर का क्या क्या सिम्टम्स है। चरक ने प्राकृत ज्वर कहकर के 3 सिम्टम्स को माना है। पहला अग्नि दुष्क ज्वर, दूसरा है तृतीयक ज्वर और तीसरा है चतुर्थिक ज्वर। जहां पर हर रोज बुखार होता है, रोज ही बुखार होता है, आपका शरीर, आपका मन, इंद्रिय सभी तपित है, बिल्कुल ज्वालायमान है, बिल्कुल गर्म है आपका शरीर, आंखें भी, शरीर का कोई ऐसा अंग जहां पर ताप ना हो, सब जगह गर्मी होती है, आप बड़े विचलित हो जाते हैं, उस समय थोड़ा सा आपको लंघन करना पड़ता है। तो यह प्राकृत है या विकृत है कैसे जाने? तो हर रोज बुखार आए तो ये इसे आप अग्नि दुष्क ज्वर के करके इसको जानते हैं। ये साधारण ज्वर है, इसमें तो कम से कम कुछ दिन तक, कम से कम लगा लो 4-5 दिन का इसका वक्त होता है, तो इसको छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा लंघन करनी चाहिए। प्रयास करें कि जब तक बुखार हो तब तक कोई आयुर्वेद भी नहीं, बल्कि कोई एलोपैथिक भी नहीं, कोई भी दवाई न खाए। इसमें गर्म पानी का सेवन करें, भोजन बिल्कुल भी ना के बराबर करें। जब ज्वर समाप्त हो जाए तो उसके बाद फिर आपने, भाई शरीर ने तो कर लिया, अब आप अपने स्तर से दीपन, पाचन, वमन, विरेचन क्रियाओं के माध्यम से पंचकर्म करके शरीर का शोधन करिए। फिर देखिए, इस तरह से अगर आप चलेंगे आपको जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। हाँ, बुखार जरूर आएगा और वो बुखार प्राकृत बुखार होगा, विकृत वाला नहीं। और निश्चित है, क्योंकि अगर ऐसा पहले शरीर डिटॉक्सिफाई करेगा, उसके बाद अवशेष जितने भी जो टॉक्सिन, जो चीजें हैं शरीर में, उसे आप फिर दीपन, पाचन आदि करके, वमन और विरेचन आदि करके दोषों को बाहर निकालने का प्रयास करिए। और उसके बाद कुछ क्योंकि इस प्रोसेस में आपके शरीर में थोड़ी सी कमजोरी उत्पन्न होता है, तो यह मांस रस, मूंग की दाल का स्वरस, ये सारी चीजें खाने के लिए यव स्वरस, यवरस, जौ के जो आटा है उसके माड़ बना करके, जिसे हम बोलते हैं माड़, तो माड़ बना के आप इसका स्वरस, अब यहाँ पर अनार के जूस वगैरह भी, मतलब ऐसे चीजें जो बिल्कुल हल्का हो, जो खुद से दीपन पाचन का भी काम करे, जो ताकत को भी दे, लेकिन शरीर में आपके अग्न्याशय को जाकर के कोई उसको पाचन करने की तरफ, अग्न्याशय वहां तक न जाए, कुछ ऐसे अपने भोजन यहाँ पर करना है। तो चरक ने यहाँ पर प्राकृत ज्वर के कुछ सिम्टम्स बताया, जैसे एक दिन, जैसे आज बुखार आया, कल ना आकर परसों, इसको तृतीयक ज्वर बोलते हैं। तो तृतीयक ज्वर में अगर आपको आपके कुले में वेदना होकर के फिर अगर आपका ये बुखार शुरू होता है, तो यह कफ और पित्त जनित बुखार मान करके लंघन और बाद में फिर उसी हिसाब से आपको इलाज चलानी चाहिए। अगर एक दिन छोड़ के तीसरे दिन में ज्वर आता है और वो ज्वर आपका सबसे पहले पीठ में वेदना यानी दर्द देते हुए शुरू होता है, तो ये वायु और कफ जनित बुखार समझ करके इसको इसी हिसाब से इलाज आपने करना है। और अपना ये तृतीयक ज्वर में तीसरा प्रकार है कि आपके सिर में वेदना होता है, तो ये वायु और पित्त जनित समझ करके इसी हिसाब से, तो यहाँ पर तृतीयक ज्वर जो है ये 3 प्रकार के यहाँ पर इन्होंने माना है। अब आगे चतुर्थिक यानी चतुर्थक ज्वर। इस ज्वर में 2 प्रकार के यहाँ ज्वर मना है। एक तो जंघा, आपके जांग में अगर दर्द हो करके आपका ये बुखार शुरू होता है तो यह आपका चतुर्थिक ज्वर, और ये हर चौथे दिन में, जैसे आज हो गया 2 दिन ज्वर नहीं होगा, और चौथे दिन अगर बुखार होता है तो इसे चतुर्थिक ज्वर मान करके इसके 2 भेद माना है। पहला भेद, अगर आपके जंघा में दर्द होकर के आपका ये बुखार शुरू होता है तो इसे कफ से संबंधित बुखार समझ के इसी के हिसाब से आपने इलाज करना है। और अगर आपके सिर में सिरोवेदना के साथ अगर आपका यह चतुर्थिक ज्वर अगर शुरू होता है तो यह वायु से संबंधित बुखार समझ करके आपने यहाँ पर इलाज करना है। दोस्तों, इसका इलाज सबसे बढ़िया यही है कि आपने यहाँ पर लंघन, यानी कि इसका सबसे बेहतरीन इलाज चरक ने उपवास ही बताया है। लेकिन कुछ ऐसे स्थिति और कुछ ऐसे
जगह है जहां पर आपने उपवास नहीं करना। जैसे अगर क्षयजन्य व्याधि है या जर है, अगर भयजन्य व्याधि या भयजन्य ज्वर है, यानी वह बुखार जो भय के कारण से उत्पन्न हुआ है, वह बुखार जो क्रोध के अधिकता की वजह से उत्पन्न हुआ है, वह बुखार जो काम शोक और अधिक श्रम के वजह से उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लंघन नहीं करना है। विशेष करके जो क्षयजन्य तमाम जो विकार है उसके कारण और फलस्वरूप अगर आपको बुखार आता है तो यहाँ पर आपने लंघन नहीं करना, क्योंकि लंघन शरीर में टॉक्सिन को क्षय करने के लिए होता है, टॉक्सिन को निकालने के लिए होता है। अग्नि को बढ़ाना ही लंघन का मुख्य कारण है। लंघन करने से शरीर आपके जो आमाशय है, जो जठराग्नि है, वो प्रदीप्त होता है। जो दोष है बुखार के वक्त दोषों को जलाने में वह सहयोग करता है, इसलिए यहाँ पर लंघन की बात किया है। अब कितने दिन तक उपवास करें? माना कि चरक ने कहा कि भाई अगर आपको बुखार हो गया तो पहले कोई दवाई नहीं खाना और आपने कम से कम भोजन करना, बिल्कुल ना के बराबर। तो कब तक करें? कम से कम 6 दिन तक आपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में सहयोग करना है। हाँ, 6 दिन तक लंघन का समय बताया है। और यदि 6 दिन पर भी आपके दोष का पाक नहीं होता, यानी जिस कारण से बुखार आया है उस कारण, यानी उसे टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बुखार आता है। तो जब आपको लगा कि यार 6 दिन हो गया, अभी भी जोर आ रहा है, लेकिन मेरे शरीर में दोष अभी भी बरकरार है, जैसे गुरुता होना, गौरवता होना, शरीर आलस्यमय होना, ये बहुत सारे दोष होने का सिम्टम्स है। सामयुक्त शरीर अगर है, मलयुक्त अगर शरीर है आपका, साममय आपका ज्वर है, तो ऐसे में 6 दिन तक लंघन करने के बाद, उसके बाद 7वें दिन से आपने कुछ कषाय, जिसे समनीय कषाय द्रव्यों का आपने प्रयोग करना है। अब यह भी कफ पित्त वायु और जिन वजह से, जिस कारण से आपको ज्वर हुआ है, वो कषाय का प्रयोग करके उस दोषों को पचाने का प्रयास करनी चाहिए। इस दोष पाक के प्रोसेस में शरीर बहुत कमजोर होता है, तो यहाँ मांस रस आदि खाने का और पीने का चरक ने बताया है। तो ऐसा करके 10 दिन तक इस तरह से दोष पाचन और मांसरस आदि का सेवन से आपका शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी न हो, यह विचार रखते हुए हमने डिटॉक्सिफाई के लिए यहाँ पर प्रयास करना है। और साम ज्वर जो है, विशेष करके आपके जब अमाशय में जब कफ होता है, तो यहाँ पर वैसे तो बुखार के वक्त पंचकर्म करने के लिए मना किया जाता है, न विरेचन, न वमन, न किसी प्रकार का औषधीय सेवन। लेकिन आपको लगा कि यह जो ज्वर है वो साम ज्वर है, यानी मलों से युक्त, आपके अमाशय में बलगम काफी ज्यादा भरा हुआ है और वो पच नहीं रहा है। भाई अग्नि इसीलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि उन मलों को, उन दोषों को पकाना। बट इतना हो गया, बुखार भी आ रहा है लेकिन फिर भी अमाशय के कफ पक नहीं रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना, अब यहाँ पर थोड़े से समय निकाल के किसी वैद्य के, अच्छे जानकार वैद्य को दिखा करके तुरंत एक लघु वमन का एक यहाँ पर छोटा सा प्रयोग आपने करना है। अब जब पूरा दोष पाचन हो गया, यानी आपके शरीर में कोई टॉक्सिन रहा नहीं, शरीर नेचुरल तरीका से, प्राकृतिक तरीका से शरीर में बुखार आना बंद हो गया, तो उसके बाद फिर आपने दीपन पाचन औषधि को खा करके वमन के बाद फिर दीपन पाचन, फिर विरेचन, फिर उसके बाद फिर समय के 17-18 दिन के बाद फिर दीपन पाचन आदि स्वेदन अभ्यंग आदि क्रियाओं के बाद आपने इसका स्नेहन और ये सारी चीजें करके आपने वस्ति क्रिया आदि करना। ये पंचकर्म के हिसाब से अच्छा है। इस हिसाब से आपको साल में 2 बार पंचकर्म अगर आप करेंगे तो इससे बढ़िया डिटॉक्सिफाई का और कोई साधन नहीं है। लेकिन पंचकर्म ध्यान देना, हमेशा ज्वर समाप्त होने के बाद ही आपने करना है। अगर शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है तो यहाँ पर भी पंचकर्म, क्योंकि डिटॉक्सिफाई के लिए आपने ध्यान देना है। क्योंकि जब आपका शरीर बहुत क्षीण हो जाता है, क्षयजन्य विकृति और विकार आपके शरीर में है, तो आयुर्वेद के हिसाब से जो मल है
उसी मल के सहायता से आपका शरीर टिकता है। और अगर इन मलों को भी निकालने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका शरीर और क्षीण होगा और परेशानी आपको होंगे। इसीलिए किसी अच्छे वैद्य के संपर्क से। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का एक ही उपलक्ष्य है कि बुखार जो है वो शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का एक प्रोसेस है। तो इसमें शरीर को आपने सहयोग करना है। बुखार जब आ जाए तो यहाँ पर लंघन यानी उपवास आपके लिए बहुत बेहतर है। उपवास कीजिएगा और समय के साथ साथ जब आपको लगे कि शरीर में गौरवता आदि यानी शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा है, क्योंकि बुखार के बाद जब टॉक्सिन जब पूरा खत्म हो जाता है तो फिर शरीर बिल्कुल हल्का होता है। आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि बड़ी स्फूर्ति शरीर में आने शुरू हो गई और अपने आप शरीर फिर वहाँ हल्का हो जाता है और अपने आप ही वहाँ पर बुखार फिर शांत हो जाता है। उसके बाद जरूर एक बार आप ये दीपन पाचन और कम से कम विरेचन, क्योंकि अक्सर बुखार वो पित्त को बढ़ाते हुए होता है, क्योंकि पित्त जनित समस्या है बुखार। तो यहाँ विरेचन पहले दीपन पाचन फिर स्नेहन अव्यंग करके एक बार आप अगर विरेचन यहाँ पर रोगी को कराते हो तो रोगी कहेगा यार मजा आ गया। उसका 6 महीने तक का जो उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल स्वच्छंद होगा, किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित नहीं होगा। आज के समय में अगर हम किसी वैद्य के पास जाते हैं, हमारे पास भी जो लोग आते हैं, बड़ी समस्या क्या है सर, ऐसा कुछ दवाई दो कि बस आज खाया और थोड़ी देर में ठीक हो जाऊं। तो बस ये तो कॉन्सेप्ट है लोगों की, ये तो सोच है। मैं जानता हूं सभी वैद्यों के लिए आज के समय में आयुर्वेदिक इस प्रोसेस से किसी को भी ट्रीटमेंट देना लगा लो कि लोहे के चने चबाना जैसा है। लेकिन फिर भी हमें पेशेंट को एक बार आयुर्वेदिक इस प्रोसेस को समझाना ये हमारा धर्म बनता है। अगर रोगी समझता है तो उसके लिए ये बेहतर है। आइए जरा बुखार समाप्त होने के बाद या बुखार के बीच में अगर आपका शरीर आपका बहुत ज़्यादा तप रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी और बिल्कुल असहनीय गर्मी आपको हो रही है, आप चाहते हो कि कुछ दवाई खाऊं, तो कुछ 2-4 जड़ी बूटी मैं आपको लिख देता हूं, नोट कीजिएगा। अच्छा, आइए सबसे पहला मोथा यानी नागर मोथा, यह खुद से दीपन पाचन का काम करता है। पित्त पापड़ा, खस, लाल चंदन, नेत्रवाला और सौंठ। कहीं कहीं सौंठ के जगह में कमल फूल का जो जड़ है, कमल का जो फूल जिसके ऊपर टिकता है वो है ना, वो गांठ, क्या नाम बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो उसका प्रयोग, नहीं तो कमल के फूल आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो गुलाब के फूल भी यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कीजिएगा और उसके बाद उसको पीस लीजिए। और यहाँ कपड़ छान करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने सभी को बरोबर लेकर के मिक्स किया। उसके बाद 3 चम्मच 300 ml पानी में डाला और उसको उबाला। 100 ml तक पानी बचेगा तो इसको छान करके रोगी के हिसाब से मिश्री मिला करके यहाँ पर पिला देना। अगर डायबिटीज़ है तो मिश्री नहीं पिलाना, वैसे ही इसको पिला देना। तो सुबह खाली पेट और रात को भी खाना खाने से पहले इसको आप ले लीजिए तो बहुत अच्छा इसका प्रभाव होगा। मैं आपको जाते जाते एक बार फिर पुनः बताऊंगा कि दोस्तों, बुखार को आने दो। अगर बुखार आपको नहीं आता तो ये बड़ी चिंता के विषय है। अगर बुखार नहीं आता ये चिंता का विषय है। बुखार को आना चाहिए, खांसी को आना चाहिए। बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा कम है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा कम है। तो यहाँ गीलो सत्व आदि ये मत देखो बिल्कुल भी कि मुझे जो अभी हो रहा है इसको मैं अभी ही खत्म कर दूं, यानी अभी जो मुझे कुछ हो रहा है बस कल तक मेरे नज़र में नहीं आनी चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ सोचेंगे तो वो कल तो नज़र नहीं आएगा, बट 10 दिन के बाद शायद आ सकता है। तो ये लुका छुपी का खेल आप दूसरों के साथ खेलो, बट खुद के साथ मत खेलो। संभवतः आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यही इसका बेहतरीन एक तरीका है कि आयुर्वेदिक तरीका से खुद को सोचो और समझो। क्या हर्ज है, आजकल तो चरक संहिता लो, सुश्रुत संहिता लो, पढ़ो ना खुद से। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।